Are you ready? How's the Josh? Hello commerce students, welcome back to the channel. Outstanding October Season 1 29 Days Challenge for Commerce Students के डे नंबर 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस दिन हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिर्फ 8 मार्क के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड एक या मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपका ऑब्जेक्टिव स्टेज स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको 15 ऑब्जेक्टिव्स पूछने वाला हूँ जिसमें 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होंगे, 5 ट्रू फॉल्स होंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे। उसके बाद 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके वजह से आपका जो इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी है उस थ्योरी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइव कमेंट सेक्शन में आंसर देने के बाद जब भी मुझे ऐसे लगेगा कि लाइव कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो उसी टाइम मैं उस क्वेश्चंस का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो आज आप सारे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का एक ही माइनस पॉइंट है कि अगर आपको मालूम है तो आंसर ठीक है, अगर आपको आंसर्स मालूम है लेकिन आंसर्स लिखते समय आपको स्पेलिंग के ऊपर फोकस करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की और वो स्पेलिंग मिस्टेक इन्विजिलेटर या एग्जामिनर ने चेक किया और वो उसने फाइंड आउट किया तो आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज द पार्टनर हु डाइड। मैं इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स उस आंसर्स की स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर हु डाइड। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। अ पार्टनर हु डाइड मतलब बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है उस पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाती है तो उस पार्टनर को हम किस नाम से यूज करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर कमेंट सेक्शन में करना स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट। और मैं टाइमर के हिसाब से चलता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम 60 to 90 सेकेंड्स देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हमने 75 सेकेंड्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए। सो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, द पार्टनर हु डाइड जिसका आंसर आएगा डिसीड्स पार्टनर, DECEACD, डिसीड्स पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हियर इट इज द मेथड अंडर विच पेमेंट इज मेड टू डिसीड्स पार्टनर एग्जीक्यूटर इन इंस्टॉलमेंट। The method under which payment made to deceased partner executor under installment. डिसीड्स पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होता है, जो अमाउंट हम डिसीड्स पार्टनर को देना बाकी होते हैं तो वो अमाउंट मरने के बाद वो तो नहीं ले सकता तो उसका अमाउंट वो कौन लेगा, एग्जीक्यूटर लेगा। तो एग्जीक्यूटर को अगर वो अमाउंट अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो किस मेथड से हम डिसीड्स पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अमाउंट पेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का एक ही फोकस कीजिए कि आप स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कब होगा, जब आप मैक्सिमम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करोगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए accumulated past profit kept in the form of reserve. Accumulated past profit kept in a form of reserve. Accumulated past profit kept in a form of reserve. मतलब जो बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं लास्ट ईयर का जितना ही प्रॉफिट बिजनेस में होता है उनको वो बिजनेस में उस प्रॉफिट की पूरी अमाउंट वो विड्रॉ नहीं करते, कुछ हाफ अमाउंट या 10 to 5% अमाउंट बिजनेस में रख देते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिजनेस में से वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम रिजर्व में रखेंगे तो उस अमाउंट को हमें क्या बोलना है, ये बस इतना आंसर देना है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया क्योंकि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में भी ऑल पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड
डेथ ऑफ पार्टनर में भी ये अमाउंट पूरे के पूरे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समटाइम्स डेथ ऑफ पार्टनर में डिसीड्स पार्टनर का शेयर उसको दिया जाता है और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो एज इट इज उस अमाउंट का शेयर बिजनेस में केप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है, तो मैं भी आपको आंसर बता दूंगा अभी। उस क्वेश्चन का आंसर है जनरल रिजर्व, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। द प्रपोर्शन इन विच the continuing partners benefit due to death of partner. The proportion in which continuing partners benefited due to death of partner. मतलब डेथ ऑफ पार्टनर में जब पार्टनर की मौत हो जाती है तो उसके अगले साल से जो प्रॉफिट पहले तीनों में बढ़ता था, डिसीड्स पार्टनर की मौत होने के बाद वो प्रॉफिट अब डिसीड्स पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो सर्वाइविंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस वही बोलना है। मैक्सिमम अगर आप कमेंट सेक्शन में फोकस करोगे तो 2 आंसर्स आपको दिखाई मिलेंगे और दोनों के दोनों बराबर है। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, द प्रोपोर्शन इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बेनिफिट ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर। इसका आंसर आएगा गेन रेशो या बेनिफिट रेशो, क्योंकि डिसीज पार्टनर के मरणे के बाद, अरे भावांनो, एखादा जर भागीदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या नावाचा प्रॉफिट रिमेनिंग जिवंत भागीदाराला, हयात भागीदारांना भेटते, बरोबर है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। अकाउंट वेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड। अकाउंट वेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड। ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जिस अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होता है? ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जिस अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है? ऐसे कौन से 2 अकाउंट है जिस अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन ये था, अकाउंट्स वेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड। ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी के साथ हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ वो होंगे रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन वाले पूछूंगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में विदाउट ऑप्शन वाले पूछूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, रिकाम्या जागा भरा। क्वेश्चन नंबर 6, here it is, benefit ratio is equal to, benefit ratio is equal to new ratio minus dot dot dot, benefit ratio is equal to new ratio minus dot dot dot, benefit ratio is equal to new ratio minus dot dot dot, और gain ratio is equal to new ratio minus dot dot dot। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन मैंने कल परसों के दिन में पूछा था जब हमने एडमिशन के रिलेटेड एग्ज़ाम ली थी, कल भी पूछा था जब मैंने रिटायरमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम लिए थे, और आज भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हियर इट इज, डेथ इज अ कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट, डेथ ऑफ पार्टनर और डेथ मीन्स, डेथ इज अ डॉट डॉट डॉट, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, डेथ इज अ कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट, डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट, डेथ इज अ कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट, डेथ इज अ कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट, डेथ इज अ कंपल्सरी डॉट डॉट डॉट,
हमने डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड मैंने 10 बेसिक लेक्चर्स बनाए थे, एकदम बेसिक। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किया है तो एक बार ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए प्रीमियर ख़त्म होने के बाद, वहाँ पे आपको डेथ ऑफ पार्टनर का प्लेलिस्ट मिलेगा। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मिल जाएगी रिलेटेड टू डेथ ऑफ पार्टनर। सो अच्छे तरीके से एक बार सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसका आंसर था डेथ ऑफ पार्टनर इज लाइक, या डेथ इज लाइक कंपल्सरी रिटायरमेंट। क्योंकि एक बार अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो इट मीन्स कि वो दोबारा बिजनेस में नहीं आ सकता। इट मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर पार्टनर जिंदा है, बिजनेस से चला गया तो उसे हम टेम्पररी रिटायरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो बाद में भी बिजनेस में आ सकता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। डिसीड्स पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ... साइड। डिसीड्स पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट शोज ऑन ... साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिसीड्स पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है, उस लोन अकाउंट की बैलेंस, उस लोन अमाउंट की जो बैलेंस होती है वो बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाती है? बैलेंस शीट बोल के आपको क्लियर कट बोला है, एक तो आंसर क्या होगा, एसेट होगा, या एक तो क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। अब डिसीड्स पार्टनर का लोन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि डिसीड्स पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद डिसीड्स पार्टनर की सीआर साइड ज़्यादा आती है, तो उस सीआर साइड में से डीआर साइड माइनस करने के बाद जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को हम बोलेंगे डिसीड्स पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट की अमाउंट। तो वो अमाउंट आप बैलेंस शीट के किस साइड में ट्रांसफर करते हो, इसका आंसर लिखना था आपको, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, जिसका आंसर है लायबिलिटी साइड। डिसीड्स पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट का अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, when goodwill is raised at its full value and written off ... accounts to be credited. When goodwill is raised at its full value and written off ... account is credited. जब गुडविल रेज्ड होता है और रिटर्न ऑफ होता है, रेज्ड गुडविल जब रिटर्न ऑफ होता है यानी कि B2 की एंट्री, B2 रेज गुडविल जब रिटर्न ऑफ होता है तब कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होता है? समटाइम्स क्वेश्चन में ही आंसर हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन की तरह, व्हेन रेज गुडविल इज रिटर्न ऑफ, when goodwill is raised at its full value and it is written off ... account is to be credited. तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर मालूम है तो लाइव सेक्शन में कमेंट करने के लिए थोड़ा रुकिए, पहले मेरा क्वेश्चन ख़त्म करूँगा, क्वेश्चन बताना जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तब आप आंसर दीजिए। जब मैं कहूँगा कि आप लाइव सेक्शन में हमें आंसर दे सकते हो तब आप 100% आंसर दे सकते हो, तब तक कोई भी आंसर नहीं देगा, पहले सबको क्वेश्चन समझने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो 3 पार्टनर्स थे, जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन। M, N एंड S, M लेटर M, N एंड S, ये 3 पार्टनर्स थे जो कि बिजनेस रन कर रहे थे। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। M, N एंड S आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹10 lakhs। मतलब जो 3 पार्टनर्स थे M, N एंड S, वो एक बिजनेस में पार्टनर्स थे और उन पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में काम करते समय उनके खुद के ऊपर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रिपेयर की थी। जैसे कि आप खुद के ऊपर निकालोगे तो लाइफ पॉलिसी फंड होगा या पर्सनल लाइफ पॉलिसी होगी। इन्होंने क्या किया है, जैसे जॉइंट अकाउंट होते हैं 2 पर्सन्स के, वैसे इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाली है। मतलब अगर हम में से तीनों से कुछ हो गया तो अमाउंट बिजनेस को मिल जाएगा। तो ठीक है, उस पॉलिसी की अमाउंट कितने लाख थी? 10 लाख रुपए थी। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ।
यम एन एंड यस एक बिजनेस में के पार्टनर्स थे और उन्होंने बिजनेस के नाम से उन तीनों के नाम से एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी थी या उनका प्रिपेयर की थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था। कितने की पॉलिसी थी? 10 लाख की। अब आगे देखिए क्या बोला है, ऑन विच प्रीमियम हैज़ बिन पेड बाय अ फर्म। मतलब अब पॉलिसी अगर आपने ओपन किया तो उसका प्रीमियम भरना पडेगा। प्रीमियम म्हणजे काय? हप्ता भरना पडेगा, हप्ता भरावा लागेल तुम्हाला। आणि ते हप्ता भरत असताना जो प्रीमियम वो पेड कर रहे थे, वो जो प्रीमियम की अमाउंट है ना यम अपने पर्सनल अमाउंट से दे रहा था, ना यन अपने घर के पैसे दे रहा था, ना एस अपने घर के पैसे दे रहा था। वो पॉलिसी का जो प्रीमियम था, उस पॉलिसी का जो हफ्ता था, वो बिजनेस के अकाउंट में से जा रहा था। किसके अकाउंट में से जा रहा था? बिजनेस के अकाउंट में से। मतलब अगर उस पॉलिसी का मंथली हफ्ता है, मंथली प्रीमियम है 1000, तो वो 1000 बिजनेस के अकाउंट में से जा रहे थे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। 3 पार्टनर्स, 10 लाख की पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी का प्रीमियम कहाँ से जा रहा था? बिजनेस में से जा रहा था। ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको CA, CS, CMA फाउंडेशन में बिजनेस लॉ में आएंगे, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस क्वेश्चंस को उनके टर्म में केस स्टडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस स्टडीज़। ठीक है, हाँ। तो आगे क्या बोला है, यम डाइस, और जो 3 पार्टनर थे यम, एन एंड एस, और उन 3 पार्टनर्स में से यम नाम का पार्टनर मर गया। कौन मर गया? यम नाम का पार्टनर मर गया। और सामने क्या बोला है, एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वांट्स द होल अमाउंट ऑफ पॉलिसी वेयर एज यन। हाँ, आपको बताता हूँ। अब यम तो मर गया, ठीक है, तो जो एम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो ऐसे बोल रहा था कि जो 10 लाख की जो पूरी की पूरी अमाउंट मिलेगी, पॉलिसी की अमाउंट, वो पूरी की पूरी अमाउंट यम के नाम से बिजनेस पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो अमाउंट यम को देना पड़ेगा। इसका मतलब यम जो मर गया वो अमाउंट किसको देना पड़ेगा? यम के एग्जीक्यूटर को। ऐसा किसका मानना था? एम का एग्जीक्यूटर का मानना था। मतलब एम का एग्जीक्यूटर बोल रहा था कि आपने पॉलिसी का अमाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ओपन करी थी, बिजनेस में से प्रीमियम भरा था, तो यम का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा था, लीगल हेयर, कि वो पूरी की पूरी अमाउंट 10 लाख पूरी की पूरी अमाउंट यम को दी जाए। मतलब यम के लीगल हेयर को दी जाए, यानी कि जो यम का लीगल हेयर था बोल रहा था कि वो मैं यम का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए पूरी की पूरी 10 लाख। अब जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग 2 पार्टनर्स थे, सर्वाइविंग पार्टनर्स कौन थे? यन एंड यस। वो क्या बोल रहे थे? सुनिए, यन एंड यस वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमॉन्ग्स द ऑल पार्टनर्स। और यन एंड यस का मानना था कि वो पॉलिसी 10 लाख की हम तीनों के ऊपर थी और उस पॉलिसी का अमाउंट ना यम ने दिया था, ना यन ने दिया था, या ना एस ने दिया था। वो अमाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट की जो प्रीमियम था, वो बिजनेस से अकाउंट में से जा रहा था और जितना बिजनेस में अधिकार यम का है उतना ही अधिकार यन और यस का है। तो उनका मानना था कि वो 10 लाख रुपए हम तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वो 10 लाख रुपए हम तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और सामने दिया है, आपको बताना है कि इन दोनों में से या इन सिचुएशन में से करेक्ट लीगल टर्म कौन बोल रहा है, या यम का एग्जीक्यूटर बोल रहा है या यन और यस बोल रहा है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको वो ऑप्शंस आंसर में कमेंट सेक्शन में करना है। ऑप्शन में फर्स्ट लिखा है यम्स लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव या यम्स रिप्रेजेंटेटिव आर करेक्ट। मतलब यम का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो सच बोल रहा है, या यन एंड यस करेक्ट बोल रहे हैं, या दोनों यम और यम का लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव और यन एंड यस ये दोनों भी रॉन्ग है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सही है या कौन गलत है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सही है या गलत है। मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस के नाम से जॉइंट लाइफ पॉलिसी ओपन किया और उस पॉलिसी को बिजनेस में से पैसे जा रहा था, और वो जाते समय यम की मौत हो गई और यम का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, लीगल हेयर था, वो बोल रहा था कि वो 10 लाख मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लीगल हेयर हूँ, तो वो अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए। और यन एंड यस का मानना था कि वो 10 लाख रुपए की जो अमाउंट थी वो बिजनेस के अमाउंट में से जा रही थी, ना यम खुद दे रहा था, तो वो 10 लाख रुपए हम सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
तीसरी सिचुएशन में दिया है, ये तीनों के तीनों गलत है। यम का रिप्रेजेंटेटिव यन और यस तीनों के तीनों गलत है। और लास्ट ऑप्शन बोला है इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड, इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड। तो आपको बोलना है। अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को तो फुर्सत भी नहीं है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी आंसर्स कर दिया है। सो अभी आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब एट दिस मोमेंट आप आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सही है या कौन गलत है। सारे के सारे तो रॉन्ग नहीं हो सकते, कोई एक तो सही हो गया, मतलब एक तो ऑप्शन ऑलरेडी कट गया। ठीक है, हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड हो सकता है क्या, या फिर यम का रिप्रेजेंटेटिव करेक्ट हो सकता है क्या, क्योंकि यम की मौत हो गई है, मौत होने के बाद तो अमाउंट उसको ही मिलेगा। और बाद में बोला एन एंड एस, और एन एंड एस का मानना क्या था कि वो अमाउंट हम तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जिसके पास ओल्ड बुक है उनको तो ऑलरेडी पता चल गया कि ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यन एंड यस आर करेक्ट, यन एंड यस आर करेक्ट। अब देखिए क्यों यन एंड यस आर करेक्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या डिसाइड करेगी, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि तुमने बिजनेस के नाम से लिया था, ना सिर्फ यम के नाम से था, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी। अगर तीनों को भी कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस के 10 लाख अमाउंट तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी का नाम ही है जॉइंट, करेक्ट। और स्पेशली यम उस अमाउंट की पॉलिसी खुद नहीं दे रहा था, प्रीमियम खुद नहीं दे रहा था, बिजनेस में से जा रहे थे, इसलिए वो अमाउंट यम, यन एंड यस तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे मिलेंगे, लेकिन 10 लाख नहीं, इक्वल शेयर मिलेगा। तो एट दिस मोमेंट हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें सबसे लास्ट क्वेश्चंस बेहद 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 इम्पोर्टेंट था। अब आगे चलते हैं ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। आपको बस इतना बताना है कि जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो ट्रू है या फॉल्स है। जो भी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स, हियर इट इज। अ डिसीड्स पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब डिसीड्स पार्टनर जो होता है, उस डिसीड्स पार्टनर का गुडविल मरने के बाद बिजनेस का जो गुडविल होता है, उस गुडविल में उसका कोई भी हक नहीं होता है। ऐसा कैसे चलेगा, मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहेगी और सर्वाइविंग पार्टनर उसको मार देगी। डिसीड्स पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर गुडविल, डिसीड्स पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद उसको गुडविल में का हिस्सा नहीं मिलेगा। सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं वो लोग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अ डिसीड्स पार्टनर मस्ट पे बी a deceased partner must be paid interest on his capital. A deceased partner must be paid interest on his capital. मतलब पार्टनर की मौत हो जाने के बाद, डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद उसके कैपिटल पे आपको कंपलसरी नहीं बोला तो भी आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जो मेरे वीडियोस देख चुका है बेसिक लेक्चर्स डेथ ऑफ पार्टनर के, वो ऐसे चुटकी बजाते आंसर दे देगा। जिसने नहीं देखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अ डिसीड्स पार्टनर मस्ट पेड इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, मतलब डिसीड्स पार्टनर के कैपिटल के ऊपर आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट में बोल रहा है। देखिए एडजस्टमेंट में अगर बोला है तो आपको देना पड़ेगा, अगर एडजस्टमेंट में नहीं भी बोला है तो भी आप दे रहे हो, इसका मतलब कंपलसरी देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है क्या डेथ ऑफ पार्टनर का, जिस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोला है फिर भी आप कैलकुलेट करते हो? नहीं ना, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर एंटायर अमाउंट ड्यू टू डिसीड्स पार्टनर is paid to legal representative of the deceased partner.
बिजनेस में किसी पार्टनर की मौत हो जाने के बाद जो भी अमाउंट बिजनेस उस डिसीड्स पार्टनर को देना बाकी होता है वो अमाउंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है, वो अमाउंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बेसिक है, बहुत इजी है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 14। ट्रू फॉल्स है, पहले 3 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद बिजनेस के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है वो आपको रिवैल्यूड करना पड़ता है। डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको रिवैल्यू करना पड़ता है। डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद बिजनेस के एसेट्स आपको रिवैल्यूड करना पड़ता है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद बिजनेस के एसेट्स आपको रिवैल्यू करना पड़ता है। इट मीन्स डेथ ऑफ पार्टनर में अगर आपने डिप्रिसिएशन एसेट्स पे कैलकुलेट करा है, इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हुआ है या कोई लायबिलिटीज़ कम ज़्यादा हो गई है, तो इट मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है। अगर डेथ ऑफ पार्टनर में अभी तक आपने डिप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट नहीं किया है तो फॉल्स है। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, जो कि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? ट्रू। कंपल्सरी आपको एसेट्स रिवैल्यूड करना पड़ेगा, होती है, क्योंकि कैपिटल कम ज़्यादा होता है तो इसलिए गुडविल भी उसको देना पड़ता है, तो एसेट रिवैल्यू होता ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दो। इफ गुडविल इज रिटन ऑफ अ डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, if goodwill is written off deceased partner capital account is debited, if goodwill is written off deceased partner capital account is debited, जब गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तो डिसीड्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होता है। अच्छे तरीके से समझ लो, डिसीड्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बोला है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट समझ लो, उसके बाद आंसर्स दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, ट्रू है या फॉल्स है? लास्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स। लेट मी चेक कैमरास पोजिशन। ऑल गुड। तो एट दिस मोमेंट हमने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक पे लिख लिए होंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हाँ, जिसका आपको आंसर दे देना है, ठीक है। हाँ, डेथ ऑफ पार्टनर में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उस बैलेंस शीट पे डेथ ऑफ पार्टनर में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उस बैलेंस शीट पे कौन सी डेट लिखते हैं? डेथ ऑफ पार्टनर में जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उस बैलेंस शीट पे हम कौन सी डेट लिखते हैं? ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, या डेथ ऑफ डिसीड्स पार्टनर, या जिस दिन डिसीड्स पार्टनर की मौत हो गई वो दिन हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? ओपनिंग डेट यानी कि 1 अप्रैल, 31 मार्च, क्लोजिंग डेट, या डेट ऑफ डिसीड्स पार्टनर। बोलने को हार्ड जा रहा है। डेट ऑफ डिसीड्स पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, उस बैलेंस शीट पे हम कौन सी डेट लिखते हैं? ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, या डेथ
डेट ऑफ डिसीड्स पार्टनर, जिस दिन डिसीड्स पार्टनर की मौत हो गई है वो दिन लिखते हैं। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आपको लिखना था डेथ डेट ऑफ डिसीड्स पार्टनर। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था। जैसे भी आपने आंसर दे दिया, लेकिन एक्चुअल में जो आप कमेंट सेक्शन लिखते हो, परमानेंट कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेथ डेट ऑफ डिसीड्स पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, डिसीड्स पार्टनर मरने के बाद उसकी अमाउंट जिस पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है उसको हम बोलते हैं लीगल हेयर, करेक्ट। तो आपको उस लीगल हेयर को कौन से वर्ड से वो लीगल हेयर पहचाना जाता है उसके नाम बताना है। जैसे परचेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, वैसे ही उस लीगल हेयर को हम किस किस नाम से पुकारेंगे। 3 से 4 नाम आपको बताए थे उस लीगल हेयर को क्या बोलते हैं क्या नहीं, सो आपको पता होना चाहिए। 3 से 4 नाम कमेंट सेक्शन में आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, बस स्पेलिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। फाइव नेम्स थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने 5 नाम्स बता दिए थे। डिसीड्स पार्टनर मरने के बाद उसकी अमाउंट जिस पर्सन्स के नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है उसे हम क्या क्या बोलेंगे। नंबर फर्स्ट वर्ड है लीगल हेयर, करेक्ट। उसके बाद क्या है एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद 2 है सक्सेसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सक्सेसर एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो 17 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ, डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद उस डिसीड्स पार्टनर को हम जो अमाउंट देना बाकी रहते थे, जितने अमाउंट उसके देना बाकी है, वो अमाउंट हम 2 मेथड से दे सकते हैं उसको। वो अमाउंट कितनी मेथड से दे सकते हैं? 2 मेथड से। या तो हम पूरी की पूरी अमाउंट एक बार में दे देंगे, या फिर पार्ट्स में दे देंगे, शेयर में दे देंगे। तो आपको बताना है कि वो 2 मेथड कौन से। अगर हमने एक ही बार में उसको दे दिया लीगल हेयर को अमाउंट पूरी की पूरी, तो वो कौन सी मेथड आती है, या फिर हम पार्ट्स में देंगे अमाउंट, तो वो कौन सी अमाउंट मेथड होती है। बस आपको उन दोनों मेथड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। एटीन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। 18 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। मैं आज के इस वीडियो में अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, सो पूरा का पूरा फोकस दीजिए। अगर मैं आपने सारे मेरे बेसिक लेक्चर्स देखे तो आपको आंसर्स आएंगे, अदरवाइज़ मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो बेसिक्स लेक्चर्स एक बार ज़रूर देख लीजिए। जितना आप बेसिक लेक्चर्स देखोगे उतना आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया है। इसका आंसर आएगा लमसम मेथड। अगर हम एक ही इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, अगर पार्ट्स में दे देंगे तो वो आएगा इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और डिसीड्स पार्टनर की मौत 31 दिसंबर को हो गई है, तो आपको बताना है कि डिसीड्स पार्टनर कितने महीने जिंदा था।
आपको बताना है कि डिसीड्स पार्टनर कितने महीने जिंदा था। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को और डिसीड्स पार्टनर की मौत हो गई 31 दिसंबर को। तो आपको बताना है कि डिसीड्स पार्टनर कितने मंथ्स जिंदा था। और बहुत इजी है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में देखिए। डेथ ऑफ पार्टनर के बेसिक लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने भी देखा है वो अच्छी तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डेथ ऑफ पार्टनर में अगर डिसीड्स फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, डेथ ऑफ पार्टनर में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को और पार्टनर की मौत हो गई है 1 मार्च को, पार्टनर की मौत हो गई है 1 मार्च को, तो आपको बताना पड़ेगा वो कितने महीने जिंदा था। सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर्स दे रहे, कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल कन्फ्यूजन है जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं। आई कैन सी इन कमेंट सेक्शन। देखिए 31 मार्च को 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, स्टार्ट कब होगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ तो वो कितने तारीख को उसकी मौत हो गई 1 मार्च को, जनवरी फरवरी सिर्फ 2 महीने जिंदा था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर्स जो डेथ ऑफ पार्टनर लाइव क्लास में थे, जूम मीटिंग्स पे मेरे साथ पढ़ रहे थे जितने भी स्टूडेंट्स, तो उनको ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। या फिर अगर आपने डेथ ऑफ पार्टनर मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे बेसिक लेक्चर्स देख चुके हो तो आपको उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। डेथ ऑफ पार्टनर में जो डिसीड्स पार्टनर होता है, डिसीड्स पार्टनर को जो भी अमाउंट बिजनेस देना बाकी होता है वो अमाउंट एक तो आएगी एनुअल बेसिस में या तो आएगी पीरियड बेसिस में। एक तो आएगी एनुअल बेसिस या पीरियड बेसिस। अगर आपके टीचर्स के जुबान में बोलना चाहूँगा, एनुअल बेसिस को सम टीचर्स बोलते हैं सेल्स रेशो और पीरियड बेसिस को सम टीचर्स बोलते हैं टाइम रेशो। करेक्ट। तो आपको उन बैलेंसेस का नाम बताना है जो कि आएंगे एनुअल बेसिस पे, मतलब डिसीड्स पार्टनर की मौत कभी भी हो जाए, ये जो 4 बैलेंसेस है ये आपको डिसीड्स पार्टनर को पूरे साल भर के कंपलसरी देना पड़ेगा, भले वो 1 दिन जिंदा रहे या 2 दिन जिंदा रहे। डिसीड्स पार्टनर को एनुअल बेसिस पे आप कौन से 4 बैलेंसेस कंपलसरी देते हो। डिसीड्स पार्टनर को जो एनुअल बेसिस पे आप बैलेंसेस देते हो वो बैलेंसेस कौन से जो कि आप एनुअल बेसिस पे देते हो। थैंक यू सो मच, आप सारे स्टूडेंट्स की वजह से ही चैम्पियनशिप 29 डेज़ का चैलेंज एकदम राइट ट्रैक पर है। ऑलमोस्ट 24 डेज़ ख़त्म कर चुके हैं, बस अब 4 दिन बचे, 4 से 5 दिन। जैसे आपने फर्स्ट डे को सपोर्ट किया था वैसे ही स्टिल आपका सपोर्ट चालू है, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब 4 बैलेंसेस मैंने आपको ऐसे लिख के दिए थे जो कि डिसीड्स पार्टनर जितने महीने जिंदा था, डिसीड्स पार्टनर का सर्वाइविंग पीरियड जितने महीने का था उतने महीने की आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो 4 बैलेंसेस कौन से है जो डिसीड्स पार्टनर को टाइम रेशियो से या पीरियड बेसिस से दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो वहाँ पे सारे के सारे धुरंधर छक्के मार रहे हैं, सिर्फ देखिए वहाँ पे। क्वेश्चन आपको ये था कि डिसीड्स पार्टनर जितने महीने जिंदा था सिर्फ उतने महीने के
उतने महीने का ही उसको वो बैलेंसेस पेड किया जाता है। सपोज वो 4 महीने ज़िंदा था तो 4 महीने का अमाउंट निकाला जाता है और उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बस 3 क्वेश्चंस रह गए, 25 क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छी तरीके से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आपको अभी बताना पड़ेगा कि हाँ, D1 की जो एंट्री होती है उस D1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट आप जर्नल एंट्री में क्रेडिटेड करते हो। D1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट आप जर्नल एंट्री में क्रेडिटेड करते हो। D1 की एंट्री में कौन सा अकाउंट आप जर्नल एंट्री में क्रेडिटेड करते हो। D1 की एंट्री मालूम है? हाँ मालूम है। सीआर साइड में कौन सा बैलेंस आता है? सर ये बैलेंस आता है। बस वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। नेक्स्ट D2 मेरे क्लास का नाम DA2 है, यहाँ पे D2 की बात हो रही है। D2 की एंट्री में, D2 की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट आप क्रेडिटेड करते हो। D2 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड करते हो। D2 के एंट्री में आप कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड करते हो। D2 की जर्नल एंट्री में आप कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड करते हो। डेथ ऑफ पार्टनर बहुत इजी है, सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। सो जितना अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम कर सको उतना अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट D3 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हो। D3 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हो। D3 की जो जर्नल एंट्री होती है उस एंट्री में आप कौन सा अकाउंट D3 की एंट्री में आप कौन सा अकाउंट D3 के एंट्री में आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हो। सो ऑलमोस्ट लाइव कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, कौन कौन आंसर्स दे रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे सब पता चल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एट दिस मोमेंट हमने डेथ ऑफ पार्टनर की भी ऑनलाइन टेस्ट एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। कल जो एग्ज़ाम होगी वो होंगी 50 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 50 या 40 से आसपास हम क्वेश्चंस ले लेंगे, क्योंकि कल जो चैप्टर आने वाला है वो है डिसोल्यूशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 10 मार्क्स के लिए उसका प्रॉब्लम आएगा, तो हमें उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की प्रिपरेशन भी उस लेवल तक हम करेंगे, वो जो चैप्टर की प्रिपरेशन भी उस लेवल तक करेंगे। मेरे चैनल पे डिसोल्यूशन से रिलेटेड बेसिक ऑलमोस्ट सारे के सारे वीडियोस है, पूरे के पूरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 3-4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना अपलोड हो चुका है, रह गया है, वो आने वाले समय में हो जाएगा। एक जितने भी बेसिक लेक्चर्स है एक बार ज़रूर देख लीजिए डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे।
ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लीजिए। जितना आप ऑब्जेक्टिव्स करोगे, जितना आप आपके थ्योरी स्ट्रांग करते जाओगे अकाउंट से रिलेटेड, उतना आप प्लस पॉइंट में रहोगे। ठीक है, कल मिलते हैं हम, कल रात करेक्ट 10 बजे, कल रात 10 बजे मिलते हैं। कल रात एग्ज़ाम ले लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुका है, इसलिए टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए। जो मैसेजेस, जो PDF, जो लिंक्स, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स या PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलते थे, वो सारे के सारे टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप सारे के सारे PDF और इम्पोर्टेंट लिंक्स देख सकते हो। ठीक है, कल YouTube से एक मैसेज मेरे को आया था। हर बार डेली आता है, जब से मैंने YouTube पे डेली अपलोड करना स्टार्ट चुका है, वीडियोस वगैरह हो चुके हैं, 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो YouTube डेली मुझे मैसेज करता है कि कितने सब्सक्राइबर आज बढ़े, कितने कल बढ़े। कल एनालिटिक्स सेंड किया था और उस एनालिटिक्स में उन्होंने बताया था कि आप पे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स है, वो सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, वो जो सारे के सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप है 16 से लेके 22 तक। मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स आपके 90% ऑफ सब्सक्राइबर्स इस एज के हैं। तो आपको आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ वगैरह करने के लिए आपको आपके चैनल पे ऐसा कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा जो कि इस एज ग्रुप को अट्रैक्ट करे, ना कि बुड्ढों को या फिर एज इंसान को अट्रैक्ट करे। तो मुझे एक ऐसा जैसे मालूम था कि मेरे चैनल पे जब जितने मैं 12th कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो देखने वाले कंटेंट कौन होंगे? स्टूडेंट्स का एज क्या होगा? ऑब्वियसली 16 to 22 तक होगा। ग्रेजुएशंस के भी हो सकते हैं 22-23 तक, या कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, चाचा जी वगैरह। चलो अपने भतीजे का चैनल है बोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 होंगे, लेकिन मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स ही है। और स्टूडेंट के जो करंट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं अभी, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी 12th में वगैरह है, वो एक तो पढ़ाई में वेस्ट होंगे, पढ़ाई में अपने आप को पूरा बिजी रखेंगे, या फिर अपने अपने रिलेशनशिप में बिजी रखेंगे। ये दो में ही चलता है मैक्सिमम। ऐसा कुछ भी नहीं कि कॉमर्स के लड़के कोई रॉकेट का इन्वेंशन कर रहा है, कोई किसी चीज़ का इन्वेंशन कर रहा है। एक तो पढ़ाई CA में या फिर अपने अपने ओन रिलेशनशिप्स में होंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स में है वगैरह, उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो एज 16 to 26 ये जो एज होती है, मैं बस आपको 2 लाइन बताऊँगा, बाकी आप पूरा का पूरा समझ ले जाओगे। मैं ज़्यादा उस टॉपिक से लेके ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। उस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा का सारा मैंने 40 मिनट का डिस्कशंस किया हुआ वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है, जिस वीडियो का नाम है क्लास टॉक सीरीज़ वैलेंटाइंस डे स्पेशल। जो ये रिलेशनशिप में वगैरह लड़के लड़की आते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड एक मैसेज दिया था उनको। उस वीडियो का नाम है क्लास टॉक पार्ट 3 वैलेंटाइन डे स्पेशल, ऐसे उस वीडियो का नाम है। आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। बाकी जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लो। मराठी में है, लेकिन वो अगर आपको मराठी आता है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो ये 16 से 22 का जो एज होता है, ये ऐसा एज होता है कि आप बहुत सारे टेम्पररी लोगों को मिलते हो इस एज में। 16 से 22 या 16 से 26, 16 to 26 ये ऐसी एज है। इस एज में आप बहुत सारे टेम्पररी लोगों को मिलते हो जो आपको परमानेंटली पेन दे के जाते हैं। और जब वो परमानेंटली पेन आपको दे के जाते हैं, तो आपके बैकग्राउंड में, खास तौर पर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, उनके बैकग्राउंड में ऐसी म्यूजिक बजती है। और ऐसी म्यूज़िक ना बजे, आपका ऐसा हाल ना हो, इसलिए आप इन सारे चक्कर से दूर रहिए, एकदम बिंदास रहिए। आपके लाईफ में कुछ भी प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या लाईफमध्ये कितीही अडचणी होऊ दे, काही अडचण होऊ दे, कोणी भेटू दे किंवा कोणी सोडून जाऊ दे, बस तुम्ही जर मुलगी असाल तर चेहऱ्यावर एक क्यूट स्माईल ठेवायची, आणि तुम्ही जर एक मुलगा असाल तर आपल्या चेहऱ्यावर एक कडक स्माईल ठेवायची, आणि जे काय आलं त्याला हसत फेस करायचं, आणि ऑलवेज आपल्या बॅकग्राऊंडमध्ये ही म्युझिक वाजली पाहिजे।